यूपी के धर्मांतरण मामले में एटीएस को आज बड़ी सफलता मिली। दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की एक हफ्ते की रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को एक हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस अब दोनों आरोपियों से इनके बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। वही धर्मांतरण के इस खुलासे के बाद योगी सरकार भी सख्त है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NNSA लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन भी लिया जाए। वही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी धर्मांतरण मामले की जाँच की मांग की है। कुछ लोग जो है उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया, क्या कहना चाहिए? आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और पढ़कर अचंभित भी हूं कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, इस तरह की गतिविधियां भी कुछ लोग अंजाम देने में लगे हुए हैं। विस्तृत जांच होनी चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है? बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। पैसा कहां से आ रहा है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई हो कि जिस तरह से देश में आगे से ऐसी गतिविधियाँ ना हो पाए। जो भी धर्मांतरण मामले में आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस केस में विदेशी फंडिंग की जो बात सामने आ रही है उसकी भी जांच होगी। खबर तो ये भी है कि इस केस की जांच केंद्र की एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा यूपी में गेहूं खरीद के मुद्दे पर खड़े किए गए सवाल और श्वेत पत्र की मांग पर यूपी के कृषि मंत्री ने जवाब दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री ने मौजूदा वर्ष के साथ योगी सरकार के 4 वर्षों में हुई गेहूं और धान के साथ साथ गन्ने की खरीद से जुड़ा श्वेत पत्र जारी किया। कृषि मंत्री ने इस दौरान योगी सरकार के महज 4 वर्ष के कार्यकाल में सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल से कई गुना अधिक गेहूं, धान और गन्ने की खरीद का दावा किया। अखिलेश जी ने कहा था कि गेहूं खरीद पर व्हाइट पेपर योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रकाशित करे। मैं इस संदर्भ में कुछ तथ्य आपके बीच में रख रहा हूं। वर्ष 2021-22 जो अभी चल रहा है, इस सत्र में कल तक 56,11,422 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर किसानों को लेकर घड़ियाले आंसू बहाने का आरोप लगाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM के साथ दूसरे छोटे दलों से गठबंधन की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने सपा के साथ भी गठबंधन के विकल्प खोल रखे हैं। समाजवादी प्रगतिशील पार्टी लोहिया के मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय उर्फ ललन राय ने बताया कि अगर गठबंधन में उसे 100 सीटों से कम मिलेगी तो पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। सर्वप्रथम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी का ये कहना है कि अगर गठबंधन हुआ तो गठबंधन में हम शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष के लिए और गठबंधन विपक्ष के लोग एक हों, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी के उन्होंने गठबंधन का अपना जो विचार बनाया है। श्री प्रकाश राय ने कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी को हराने के लिए लगातार छोटे दलों से संपर्क में है। अगले 1 महीने में पार्टी हर बूथ तक जाने की तैयारी कर रही है। बागपत पुलिस का शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी फहरिस्त में छपरौली पुलिस ने शराब माफिया पिंटू की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस ने जेल में बंद शराब माफिया का मकान और घर कुर्क किया है। शराब माफिया पर तस्करी और गैंगस्टर के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जो छपरौली थाना का शीटर और इनामी रह चुका है। देखिए, थाना छपरौली में, ये ग्राम सिनौली में, ये इस जिले का सबसे कुख्यात शराब माफिया, जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें शराब तस्करी के, हत्या के प्रयास के और गैंगस्टर के संगीन मुकदमे हैं इसके ऊपर। इसकी आज धारा 14(1) में कुर्की की गई है। लगभग इसकी अनुमानित लागत करीब 25 लाख रुपए है और इसका घर और घेर दोनों की कुर्की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) धारा में की गई है। सीओ बड़ौद आलोक कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शराब माफिया की संपत्ति को जब्त कर लिया। पिंटू पर पहले ही 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पिंटू पर आरोप है कि उसने अपराध के पैसों से एक अंपायर खड़ा किया था, जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। जौनपुर के बख्शा थाना क्षेत्र के हसरोली गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया है। गांव के ही मुस्लिम लड़के पर प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू की दलित परिवार की लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। बता दें कि लड़की की शादी 22 जून को होनी थी, लेकिन बारात घर पर आने के 3 दिन पहले यानी रविवार को रात को ही मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया। परिजन आशंका जता रहे हैं कि कहीं धर्म परिवर्तन कराकर लड़की की शादी न करवा दी गई हो। 16-17 साल का है लड़की। क्या नाम है आपकी लड़की? नंदनी। कौन लड़का था, किसके घर से था, किस बिरादरी कैसा लड़का मिल गया? मियाँ है। शादी कर लिया ले जाकर के? और का जानी साहब हम ना जानत है।
घर वालों ने जब बेटी की खोजबीन की तो पता चला कि गांव का एक लड़का भी गायब है, जिसका नाम सलाउद्दीन है। जब दलित बेटी के बाप ने सलाउद्दीन के पिता से उसके बारे में जानकारी चाही तो आश मोहम्मद ने उनको धमकी दी कि अगर हमारे बेटे का नाम लोगे तो ठीक नहीं होगा। थक हार कर दलित लड़की के पिता ने बख्शा थाने पर अर्जी लगाई है। तब जाकर पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लड़का लड़की की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ में सरेआम दबंगों ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही युवतियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जब शिकायत के बावजूद भी दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के इस लापरवाह रवैये की शिकायत करने आज पीड़िता एसएसपी से मिलने पहुंची। सड़क पर सरेआम युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने का इस शर्मनाक मामला मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के खडोली गाँव का है। आरोप स्थानीय पार्षद पर भी लगाए गए हैं कि पार्षद के दबाव में आकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र का प्रकरण है। उनका आरोप ये था कि इसमें कुछ लोगों के हस्तक्षेप की वजह से जो है इसमें कार्रवाई नहीं की गई। मैंने इसमें थानाध्यक्ष को और क्षेत्राधिकारी को निरीक्षण किया, तुरंत ही प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी जो ये जिन लोगों ने अपराध किया किसी पार्षद पर भी आरोप है? देखिए, उसमें आरोप उन्होंने लगाया है और इस बारे में भी जाँच करने के लिए बता दिया गया क्षेत्राधिकारी को। जो सही इसमें होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही गांव की लड़कियां दौड़ लगाने के लिए सड़क पर निकलती हैं। आरोप है कि इलाके के कुछ दबंग युवक अक्सर छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन हद तब हो गई जब छेड़छाड़ के साथ साथ उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, साथ ही उन्हें बचाने आए लोगों को भी पीटा। इस बात की शिकायत उन्होंने कंकरखेड़ा थाने में भी की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते थानेदार ने दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लखनऊ के सादतगंज में एक महिला ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर रेप का आरोप लगाया है। महिला अपने पति और वकील के साथ थाने में तहरीर देने पहुंची। महिला ने बताया कि उसका पति वसीम रिजवी का ड्राइवर था और वसीम रिजवी उसके पति ड्राइवर को काम के सिलसिले में बाहर भेज देता था, जिसके बाद वह उसके साथ रेप करता था। महिला ने वसीम रिजवी पर अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। वही वसीम रिजवी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वसीम ने कहा कि यह शख्स उनके हर मूवमेंट की जानकारी विरोधियों को दे रहा था, इसलिए उसे नौकरी से उन्होंने निकाल दिया। किसी हमारे दुश्मन के संपर्क में था और मेरे सारे प्रोग्राम लीक करता था कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। सारी बातें हमारे दुश्मनों तक पहुँचती थी। ये खबर मुझको मेरे स्टाफ ने दी कि ये सलमान जो है ये कहीं किसी से फ़ोन पर बात करके सारी खबरें हमारी लीक करता है। इस कारण हमने सुरक्षा की दृष्टि से इसको नौकरी से हटा दिया और इसको जो एक मकान रहने के लिए दिया था वो भी हटा दिया। वसीम रिजवी ने भले आरोपों को बेबुनियाद बताया हो, लेकिन महिला के पति और वसीम रिजवी के ड्राइवर रहे शख्स ने बताया कि जब इसकी शिकायत उसने वसीम रिजवी से की थी तो वसीम रिजवी ने उसे बुरी तरीके से मारा पीटा था और इसी वजह से उसे नौकरी से भी निकाला गया। खैर, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंडो नेपाल सीमा पर बसे लखीमपुर खीरी में पहाड़ों से आए जलजले ने एक बार फिर से तबाही का मंजर ताजा कर दिया है। नेपाल से जाने वाली घाघरा शारदा नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते जिले के 80 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों एकड़ फसलें डूब चुकी हैं। ग्रामीण अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। ग्रामीण अपने आशियाने को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। खीरी की धौरहरा, निघासन, पालिया, सदर और गौला तहसील क्षेत्र हर वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ आ चुकी है, अब परेशानियां हम लोग की बढ़ रही, फसल सब करने के कगार पर आ गई है। अब अधिकारी साहब आ रहे हैं तो बता रहे हैं कि अपने अपने सुरक्षित जगह पर चले जाइए, लेकिन सुरक्षित जगह पर हम जाए कहाँ? अगर मान लीजिए बंदे के बाहर अगर वो जाते हैं तो न हमारा वहाँ कोई घर है न कोई वो रहने का स्थान है। बंदे उंदे पर अपना वो कैंप पर लगाते तो थोड़ा बहुत आदमी निकलते हैं, थाक पर जाते तो वहाँ अपना सुरक्षित रहते। बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में रखा खाने पीने का सामान खराब हो गया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हजारों एकड़ फसलें बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 21 बाढ़ केंद्र और 40 बाढ़ चौकियों की स्थापना कर खाना पूर्ति कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच अयोध्या से राहत भरी खबर सामने आई। अयोध्या में पहले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन अयोध्या मंडल के कमिश्नर MP अग्रवाल ने किया। जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट जिला महिला अस्पताल के परिसर में ही लगाया गया है। उद्घाटन करने के बाद कमिश्नर MP अग्रवाल ने बताया कि 500 लीटर प्रति मिनट यह प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करेगा, जिसमें 100 बेड को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। महिला अस्पताल में लग गया है, आपके सामने फंक्शनल भी है। ये 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दिया करेगा, प्योर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन जिसे कहते हैं। मतलब 500 लीटर पर मिनट दिए गए, तो जिससे कि हमारे लगभग 100 बेड लगभग, हाँ 100 बेड के आसपास हम लोग को 100 बेड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा। तो 100 बेड पे हमारे मरीज जो भी रहेंगे उनको ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अयोध्या सहित पूरे राज्य में तैयारी की जा रही है। सभी जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश जारी है, ताकि फिर कभी किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हो पाए।
महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे 86 पर तेज रफ्तार डीसीएम ट्रक और ट्रक कंटेनर आपस में भिड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में डीसीएम ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना हुई कि डीसीएम जो है आई इधर से एक पुलिया के पास में साइकिल वाले को बचाया और फिर ये लहराते हुए बस देखते ही वो कंटेनर खड़ा था, उस कंटेनर में से पीछे से मार दिया। मारा, इसके बाद हम लोग गए दौड़ के तो कंडक्टर का पैर फंसा था जो चला रहा था, वो है कंडक्टर और ये लेटा था, ये हिला डोला नहीं तो इसको हम लोग छुए नहीं और उसको निकाले तो वो कुछ देर यहाँ बैठा था, इसके बाद वो भाग गया। हादसा महोबा शहर के करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित काली पहाड़ी गांव के पास हुआ। दरअसल यशोदानगर कानपुर के रहने वाले डीसीएम ट्रक चालक गाड़ी लेकर महोबा की ओर जा रहा था, तभी सामने खड़े ट्रक कंटेनर से उसकी सीधी टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे में ट्रक कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी का महामंथन, सरकार संगठन की बैठक में दिए गए निर्देश। क्या निर्देश दिए गए ये भी आपको बता दें। सेवा के लिए चलाए जा रहे कामों को रफ्तार दी जाए, योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए, आम आदमी को हर योजना की जानकारी हो, हर जरूरतमंद को सरकारी योजना का लाभ मिले। अनामिका सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, 4 घंटे का महामंथन, इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े और बुजुर्ग नेता, नए नेता, सीएम, डिप्टी सीएम सब मौजूद थे और उनके बीच बातचीत हुई कि किस तरीके से योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। और देखिए, इसी बात पर शायद मंत्रणा भी हुई है कि किस तरीके से पार्टी चुनाव में जाएगी और चुनाव में जाने से पहले 6 महीने में क्या कुछ चीज़ें और ठीक करनी होगी, जिसमें सभी लोगों ने जो अपने अपने सुझाव दिए उसमें ये बात सामने आई कि पार्टी हमेशा से ही सेवा भाव के जरिए ही काम करती रही और इसी भाव के जरिए चुनाव में भी जाएगी। संगठन एक मजबूत कड़ी रहा है सरकार के लिए और संगठन के जरिए ही जिस तरीके से सेवा भाव करता रहा है, चाहे कोरोना काल की बात करें या वैसे भी हम अगर बात करें तो सेवा भाव के जरिए बहुत सारे कामकाज चलते रहते संगठन की तरफ से, उस पर जोर देने की बात की गई है और ये कहा गया है कि अपने सेवा भाव को इस कोरोना काल में और बढ़ाने की जरूरत है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग वर्गों के लिए चल रही है, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सब लोगों को पता होनी चाहिए, जनता को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या कुछ चल रहा है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरीके से हो, ये एक ऐसा विषय है, बात की गई। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर कोई मान जाएगा इसे कि हाँ इस तरह की बातचीत हुई होगी, लेकिन सिर्फ इस चर्चा के लिए, सिर्फ इस बातचीत के लिए कि तमाम योजनाओं की जानकारी जमीन पर पहुंचे, लोगों के बीच जाएं, उन्हें बताएं कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है इलेक्शन से पहले, सिर्फ इस बातचीत के लिए तो इतना बड़ा महामंथन नहीं चल रहा होगा लखनऊ में। कई और बातें भी महामंथन के दौरान हो रही होंगी, जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही होगी, साथ ही कई और बड़े बिंदुओं पर चर्चा हो रही होगी। धीरे धीरे क्या उम्मीद करें कि वो बिंदुएं, वो मुद्दे भी अब बाहर आएंगे मीटिंग के दौरान जिन पर बात हुई? देखिए, मैंने कहा ये तो वो बातें हैं जो पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि हमें ये कहा गया और ये बातें सामने आई हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इतना बड़ा मंथन का निचोड़ सिर्फ ये नहीं हो सकता है, बहुत और भी सारी बातें हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। फिर चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक की बात करें, विधायकों की टिकट कटने की बात करें, मंत्रियों की फीडबैक की बात करें या इसके अलावा छोटे दलों को साथ लेकर चलने की बात करें, समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी उनके लिए चुनौती है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें ऐसी जिसका पटाक्षेप आने वाले दिनों में होगा और पार्टी लोग बताएंगे कि भाई जब जैसे जैसे बदलाव होंगे वैसे वैसे बातें सामने आएंगी कि ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है अनामिका, आपके पास लौटते रहेंगे और जानकारी के लिए इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटते हैं।